नमस्कार, सीमांचल की आवाज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज्योति शुक्ला। बिहार की राजनीति और बंगाल चुनाव की सरगर्मियों के बीच किशनगंज का दारुल ईमान सियासी चर्चाओं का केंद्र रहा। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर तीखे हमले किए और सीमांचल के हक की आवाज बुलंद की। आयोजित इस प्रेस वार्ता में वारिस पठान ने बंगाल चुनाव और बिहार की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर खुलकर बात की। वारिस पठान ने कहा कि बंगाल में असुद्दीन ओवैसी की सभाओं में उमड़ रही भीड़ इस बात का सबूत है कि लोग एआईएमआईएम को एक मजबूत विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि चुनिंदा सीटों पर लड़ने के बावजूद पार्टी का प्रदर्शन ऐतिहासिक रहेगा। साथ ही उन्होंने बिहार की राजनीति का जिक्र करते हुए कहा कि जब से सीमांचल से पार्टी के 5 विधायक चुनकर आए हैं, क्षेत्र के मुद्दों पर सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछे जा रहे हैं। वहीं पठान ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार सरकार जानबूझकर एआईएमआईएम विधायकों को फंड नहीं दे रही है। जब विधायक विकास की बात करते हैं तो सरकार बजट की कमी का रोना रोती है। प्रेस वार्ता में ये बड़ा वादा किया गया कि उनकी पार्टी सीमांचल को स्पेशल स्टेटस दिलाने के लिए हर संभव संघर्ष करेगी। साथ ही उन्होंने महिला बिल की टाइमिंग पर सवाल उठाए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही बिहार की सत्ता में हुए फेरबदल पर तंज कसते हुए कहा कि जनता ने जिसे मुख्यमंत्री बनाया उसे उठाकर राज्यसभा भेज दिया गया। इस मौके पर अमौर विधायक सह बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान, कोचाधामन विधायक सरवर आलम मौजूद रहे। पार्टी के एमएलए अख्तरुल ईमान साहब जो बिहार के प्रेसिडेंट भी है, हमारे भाई सरवर आलम साहब जो कोचाधामन के एमएलए हैं, और मैं तो बंगाल जा रहा हूँ अभी। आज बागडोगरा से यहाँ आया हमारे भाइयों से मिलने, हमारे नेताओं से मिलने, एमएलए से मुलाकात की, लोगों से मिले और बस आपके सामने अभी बैठे हैं। हम बंगाल जा रहे हैं। बंगाल में इलेक्शन लड़ रही है पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छा ओपिनियन है। आप तमाम ने देखा कि जिस तरह से असद ओवैसी साहब ने वहाँ पर आकर जो सभाएँ की, उसमें लोगों ने अपनी मोहब्बतों से और जिस तरह से हाजिर रहकर ये बयान किया है, दिखाया कि हम बिल्कुल मजलिस के साथ हैं, वो एक तारीफ़ काबिल बात है। हम तो बहुत चुनिंदा सीटों के ऊपर बंगाल में लड़ रहे हैं, 10 सीटों के ऊपर ही, मगर एक अच्छा पैगाम लोगों तक पहुंचा और लोग उसकी सराहना भी कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी का साथ देंगे। और यकीन मानिए इंशाअल्लाह इस मरतबा नतीजे बहुत अच्छे आएंगे और हमको यकीन उम्मीद है कि हमको अच्छी कामयाबी वहाँ पर मिलेगी। अब बात करें यहाँ बिहार की, देखिए यहाँ की जनता ने जो निर्णय लिया और हमारे 5 आमदारों को जिताकर जो बिहार की असेंबली में भेजा, उस दिन से आज तक आप देखिए किस तरह से काम हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हर मुद्दे के ऊपर बेबाकी के साथ सरकार की आंखों में आकर डालकर सवाल किए गए। हमारे अख्तर भाई ने, हमारे 5 एमएलए ने पूरी तरह से सरकार से सवाल किए। हर मसले, हर मुद्दे जो यहाँ की आवाम के थे, कॉन्स्टिट्यूशन की थे, हर मुद्दों को बेबाकी के साथ वहाँ पर उठाया गया। हर चीज़ के ऊपर बात रखी गई। आज जनता यहाँ की सीमांचल की आवाम बोल रही है, वारिस भाई वाकई के अंदर ऐसे 5 शेरों को हमने भेजा है जो अल्हम्दुलिल्लाह उठाते हैं। अख्तर साहब तो पिछले और पहले से भी एमएलए थे, पहले से उठाते आ रहे हैं। और आप देखिए कि 5 जब ताकत बन के खड़ी हुई है तो सरकार की हालत ख़राब है। मगर यहाँ की सरकार क्या, पैसा नहीं है। अरे तो जो इलेक्ट्रिक का, बिजली का वायर जा रहा है, वो बनाने के पैसे नहीं है सरकार के पास। अरे आप फंड नहीं देंगे तो काम कैसा करेगा एक व्यक्ति। हमारे लोग तो लड़ रहे हैं कि फंड दीजिए, हमको काम करना है, लोगों की समस्याएं हल करना है। मगर नहीं, यहाँ तो एक ही चीज़ लगा हुआ है। यहाँ पर जिसको मुख्यमंत्री बनाया उसको उठा के बाद में वहाँ भेज दिया राज्यसभा के अंदर, उसकी जगह किसी और को बना दिया। और नारी सम्मान, इसकी सब बात करने वाले जो थे यहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ गए तो 3 दिन तो दिखे नहीं मेरे को तो कहीं भी। मैं तो देख रहा था कि कहाँ चले गए भाई, कहाँ चल दिए, ज़रा इधर तो आओ, आपको तो वहाँ भेजा है, वो भी नहीं दिखे। और यही सरकार का है ना, नारी सम्मान की बात करते रहे। भाई साहब, नारी का सम्मान हम करते थे, करते मरते दम तक करते रहेंगे। हमारी नज़र में तो माँ की पैरों के नीचे जन्नत है, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। मगर ये जो ढकोसलाबाजी, ये जो फ्रॉड, ये जो जुमलाबाजी करके आ रहे हैं ना ये लोग। 5 राज्य में चुनाव है, आप बताइए मुझे। हाँ, केरलम के अंदर चल रहा है, आसाम में चल रहा है, पुडुचेरी के अंदर चुनाव चल रहा है, वेस्ट बंगाल के अंदर चुनाव हो रहा है। वहाँ पे नेता कैंपेनिंग कर रहे हैं। क्या इतनी जल्दी पड़ी थी आपको यहाँ पे? आपने 3 दिन के लिए सबको यहाँ पे बुला लिया। 2023 में नारी शक्ति का बिल आ चुका था। फिर ये संविधान अमेंडमेंट जो बिल लाया गया है, इसको इतनी जल्दी क्या थी? 24 में आप ला सकते थे, आपने नहीं लाया। 29 तक ला सकते हैं, लेकिन आपको इस विषय को एक मुद्दा बनाकर इलेक्शन में यूज़ करना है। इसलिए कल आए मोदी जी,
तो बोलने लगे, मैं तो 3 मिनट देखा, उसके बाद मैं बोला ये अब बस रोना गाना शुरू है, पूरा जुमलाबाजी शुरू है, अपना आईपीएल बेस्ट है। और उसमें भी आपने देखा होगा कि सिर्फ एक ही विपक्ष, ऐसा विपक्ष वैसा, हम सब अच्छे सब खराब। अरे नहीं मोदी जी, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आपका डर घबराहट भौखलाहट इस बात का पूरी तरह से लोगों की समझ में आ गया है कि आप घबरा गए हो और अब हार रहे हो, इस वजह से आप ये नया एक शोषा लेकर पहुंचे। तो ये तमाम मुद्दे, तमाम चीज़ें जो देश की आम जनता के सामने लाना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बिहार में तो हमारे 5 जो एमएलए आप तमाम देख, कोई नहीं बोल सकता कि एक भी एमएलए पीछे हटाओ, सब ने बेबाकी के साथ डट कर पूरे असेंबली के हर सेशन में आवाज़ उठाई, लोगों के जनता के मसले मसाइल के ऊपर हक बयानी की। और इतना ही नहीं, अपने अपने क्षेत्र के अंदर भी बैठकर जनता दरबार लगा कर लोगों के मसले सुने, लोगों के काम किया और काम करते आ रहे और आगे करते रहेंगे। तो इसका तो सीमांचल की आवाम भी बोल रही, बिल्कुल वाकई में ऐसे लोगों को पार्टी ने चुना जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, वो अभी बिहार के मुसलमानों की मान मर्यादा का जब सवाल आ जाए या बंगाल के मुसलमानों की, तो हम साथ, हमारा एक ही चीज़ है, हम विकास करना चाहते हैं। तो हमको लगा कि नहीं, उसके साथ नहीं जाना चाहिए, अलग लड़ रहे हैं और लड़ रहे हैं पूरी बेबाकी के साथ, पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। और हर मसले, हर मुद्दे जो इतने साल से बंगाल के नहीं उठाए जा रहे थे, उनको उठा रहे। हम लीडरशिप पैदा करने आए, एक विकल्प के तौर पर आज बंगाल की आवाम देख रही है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कि वाकई में एक ऐसी एक पार्टी है, इसको वोट दो। क्योंकि इतने बरसों से आपने देखा टीएमसी थी, क्या किया उन्होंने, कौन से मुसलमानों के उन्होंने मुद्दे मसाइल को सॉल्व कर दिए, नहीं किए ना। इसलिए आज वहाँ का मुसलमान, वहाँ का माइनॉरिटी सब देख रहा है, ओवैसी साहब की तरफ देख रहा है, एमआईएम की तरफ, कि नहीं हमारे पास एक विकल्प है, हम उसके साथ जाएंगे। और इंशाल्लाह शुरुआत इब्तिदाई इसके होता है कि आगे आगे देखिए होता है कि इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छी कामयाबी भी मिलेगी। देखिए, मुद्दा तो उठा रहे हैं ना, मुंह में निप्पल लेके तो नहीं बैठे, फेविकोल जमा के तो नहीं बैठे, और पूरी जद्दोजहद कोशिश के साथ लगे हुए। अख्तर साहब पिछले इतने सालों से ये हमारा मुद्दा भी कि हमको सीमांचल का स्पेशल स्टेटस मिलना ही चाहिए। और यकीन मानिए, जिस जद्दोजहद के साथ हमारे 5 एमएलए, साथ में हमारे पार्टी प्रेसिडेंट भी अख्तर साहब यहाँ के बिहार, वो लगे हुए हैं, जिस तरह से ये आएगा, रिजल्ट आएगा, नताइज बहुत अच्छे आएंगे, तब भी आप बोलना कि वाकई के अंदर कोई काम करके दिया। पूरी देखिए, कोशिश करना अपना फर्ज है, कोशिश करते रहना चाहिए। और अब एक स्टेज ऐसा आया है कि हमको यकीन है कि इंशाअल्लाह सरकार मानेगी और सीमांचल को स्टेटस, स्पेशल स्टेटस का दर्जा जरूर मिलेगा। बंगाल में आपकी जीत होती है तो किसके साथ जाना पसंद करेंगे? जीतेंगे उसके बाद बात करेंगे ना, फटाके फोड़ने के बाद, मिठाई विठाई खाने के बाद बताएंगे किसके साथ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। हम तो इंडिपेंडेंट, देखो खुद गब्बर है हम लोग, हम चाहते हैं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है। क्योंकि आज देखिए, आप किसी को पूछिए, यादव का नेता है, फला का नेता है, इसका नेता है, मुसलमान को सवाल करो तुम्हारा कोई नेता है, बोलेगा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इतने सालों से सिर्फ आप इसी उसको वोट देते हैं जिन्होंने आपका काम नहीं किया। आज एक आपके पास आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी, आपका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करिए ना अपने आप को। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जिस समाज का नहीं होता वो आगे नहीं बढ़ती। हम यही चाहते हैं कि हम आपके बीच में से आपके अपने को नेता बनाना चाहते हैं, ताकि वो आपकी आवाज़ बुलंद करे। आवाज़ ही नहीं बुलंद होगी आप लोगों की तरफ से, कोई बोलेगा नहीं, तो आपका विकास कैसा होगा? सोचिए, आने वाले बच्चे का क्या भविष्य है। तो ये तमाम चीज़ है, मुद्दे लो लेके पब्लिक के बीच में गए और जनता जानती है। देखो, मैं तो चाहूँगा कि जितनी भी सीट हम लड़ रहे हैं सबके सब हम जीते, और वाकई में दुआ भी है। अब जो पब्लिक, जनता जनार्दन है, जिसको दुआओं से नवाजेगी, मोहब्बत से नवाजेगी, जीतेंगे। हार जीत अल्लाह के हाथ में, कोशिश करना, मेहनत करना तो अपने हाथ में। और मैं आपके माध्यम से पूरे बंगाल की आवाम को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार वहाँ खड़े हुए इस चुनाव में, आप पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ उनको दुआओं से नवाजिए और वोटों से नवाजिए और जिताइए। इनकी जीत आपकी जीत है, इनकी जीत आपके आने वाले बच्चों के भविष्य की जीत है। याद रखना, ये मजलिस के नुमाइंदे आपके लिए रात दिन खड़े रहेंगे, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, आपके हक इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। वोट फॉर एमआईएम। देखिए, उनको नफरत फैलाने की आदत है। और किस भाषा में बोल रहे थे? हिंदी में। हिंदी से नफरत, जो भाषा की बात कर रहे हैं ना, उनको बोलिए कि आप फिलहाल लोगों की भाषा की सब सम्मान करते हैं, आप फिलहाल लोगों की जो तकलीफें, मसले मसाइल है, उस पर ध्यान कब दोगे? खाली नफरत ही फैलाओगे। कभी ठोक डालूंगा वाले पॉलिसी का लेके आ जाएंगे, मूल्य कट मूल्य की बात करने लग जाएंगे, इसी के ऊपर बुलडोजर वाली पॉलिटिक्स चलाएंगे। अरे संविधान को मानते नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर पॉलिटिक्स असंवैधानिक है, मगर वो कहाँ मानते? तो ऐसे असंवैधानिक भाषा का जो इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में तो मैं जवाब देना भी उचित नहीं समझता।
कि आज सीमांचल के हक और हुकूक की बात हम लोग कर रहे हैं। कल तक लोग वजीर बने थे, बात नहीं कर पा रहे थे, सरकारी पार्टी में रहे, बात नहीं कर पाए। अगर सीमांचल के मुद्दों को और दलितों के मुद्दों को और अकलियतों के बेपनाह मसाइल को अगर किसी ने असेंबली में आवाज उठाने की कोशिश की है कि एमआईएम ने की है। एक नेता की पिछले 20 साल तारीख देख लीजिए, मुंह में दही जमी हुई रहती थी, बोल नहीं पाते थे, लफ्ज सिए हुए रहते थे। एमआईएम ने आज उनको इतना बेदार कर दिया है, आप गोंगे भी बोलने लगे हैं। तो गोंगों को आवाज देने का काम एमआईएम ने किया है। एमआईएम तो बेदार करने के लिए आई है ना, एमआईएम होशियार करने के लिए आई है। हम सत्ता की मलाई खाने के लिए नहीं आए हैं, हम आवाम की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं और ये लड़ाई लड़ रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जरा समझौता कर लेते, केंद्र में वजीर बन जाते और 3-3 बार वजारत की कुर्सियों को जूते की नोक पे रखा अख्तरुल ईमान। और सीमांचल की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं तो आप जैसे ईमानदार पत्रकारों से हम लोग उम्मीद रखते हैं कि आप सिर्फ वो नहीं कहेंगे, विपक्ष की भाषा नहीं बोलेंगे कि क्या किया, बल्कि ये भी देखेंगे कि जो कभी पहाड़ टल नहीं रहा था वो पहाड़ डोलने लगा है और आज एमआईएम के जरिए से सीमांचल के मुद्दे उठ रहे हैं और इंशाअल्लाह इसका हल होगा और हल की कोशिश भी करेंगे हम। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने सर, क्या कहेंगे? अब सवाल ये पैदा हो गया, मुख्यमंत्री बने हैं, चूंकि एनडीए की बहुमत है, एनडीए की सरकार है, छलावा हुआ है बिहार की जनता के साथ कि किसी का चेहरा दिखाया, दुल्हन किसी लड़की किसी को दिखाया, दुल्हन किसी को बना के भेज दिया। ये तो ऐसा ही होता है। तो बहरहाल अभी हम लोग कहेंगे कि जो कुर्सी पर बैठे हैं सिर्फ ये लोग पार्टी का खेल नहीं खेलें और केंद्र की सिर्फ वो न करें, इशारे पर न नाचें, बल्कि बिहार के सपूत हैं तो बिहार की तरक्की की बात करें। मैं तो इस वक्त कहूंगा कि इस वक्त नहीं भूलना चाहिए सम्राट चौधरी साहब को कि जदयू के सहारे पर दिल्ली में सरकार टिकी हुई है। अगर जदयू के लोग समर्थन खींच लें और चंद्रबाबू नायडू खींच लें तो सरकार ओंधे मुंह गिर जाएगी। चंद्रबाबू नायडू ने अपना बकिया नहीं वसूल किया, बल्कि अपने भविष्य के लिए भी उसने बजट ले लिया। लेकिन बिहार का क्या हुआ? बिहार तो दिवालिया रह गया। ये बेहतरीन मौका था कि बिहार को उसका हिस्सा मिलता, पुराने तुरंत हिस्से चुकते किए जाते। लेकिन ऐसे वक्त में जो बिहार में एनडीए का खेल हो रहा है, इससे बिहार को शायद एक बार फिर नुकसान पहुंचने जा रहा है। और खेद का विषय ये है कि इस सरकार के बनने के बाद से आप जाइए ब्लॉक में, जाइए सीओ के यहाँ, जाइए कलेक्ट्रेट में, सारे काम रुके पड़े हैं। 50 सड़क के एक विधानसभा में शिलान्यास कराए गए हैं मरम्मती के, और कहीं कोई काम नहीं हो पा रहा है। सरकार दिवालिया हो गई है। ये सरकार ब्राइब की बुनियाद पर आई है। ये सरकार अगर 1,54,000 लोगों को 10-10 हज़ार की रिश्वत नहीं देती तो ये सरकार जीत के नहीं आ सकती। और नेता लड़े हैं तो वो खुद कर्ज में आ गए हैं लड़के, और इस सरकार ने पूरे बिहार के 13 करोड़ जनता को कर्ज में डुबा दिया है। बिजली फ्री किया इन्होंने, बिजली फ्री करने के लिए हम मुखालिफ नहीं है, लेकिन गरीबों के, कमजोरों के, मजदूरों के बिजली फ्री होने थे। वो करोड़पतियों के बिजली क्यों फ्री की इसने? ये अपनी सत्ता बनाने के लिए वह बिहार की जनता के खजाना को लुटवा दिया है। खजाना खाली पड़ा हुआ है।